Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों पिछली क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर देख चुके हैं। किस तरीके से कार्पल्स या तो यूनाइटेड हो सकती हैं, दैट इज फ्यूज्ड हो सकती हैं, या फ्री हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, सिंगल ओव्यूल हो सकता है, मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं। देन उसके बाद एनाट्रोपस ओव्यूल देखा था। एनाट्रोपस ओव्यूल मींस इन्वर्टेड ओव्यूल। सबसे कॉमन प्रकार का जो ओव्यूल है वो कौन सा होता है? एनाट्रोपस। अब उस ओव्यूल के अंदर क्या प्रोसेसेस होंगे वो आज हमें देखना है, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स। यहां पर हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पहले मेगास्पोरोजेनेसिस समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये हो कहां रहा है। जब एक ओव्यूल की बात करी थी हमने, तो इस ओव्यूल को आपने कुछ ऐसे देखा, ये जो एरिया था दिस इज व्हाट माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर एंड था। दिस इज व्हाट चलाजल एंड। अब यहां पर ये जो बीच में टिश्यू आपको दिख रही है, दिस इज न्यूट्रिटिव टिश्यू नोन एज न्यूसेलस। अब इस न्यूसेलस के पास बहुत सारी सेल्स है, ये ऐसे बहुत सारी सेल्स है। अब इतनी सारी सेल्स में से हर सेल एक पोटेंशियल मेगास्पोर मदर सेल बना सकती है। तो अब बारी आई कि कौन सी सेल ये डिसाइड करती है कि मुझे आगे चल के फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन में या एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है। तो यहां पर माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल, एनी सेल जो कहां पर मौजूद है, माइक्रोपाइलर एंड पे, वो बनेगी एक पोटेंशियल मेगास्पोर मदर सेल। देखो यहां भी हम शब्द यूज करने वाले एमएमसी, हमने उधर भी एमएमसी यूज किया था, उधर पीएमसी बोलना ज्यादा सही था। सो नाउ मेगास्पोर मदर सेल। यहां पर अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो क्योंकि ये नॉर्मल एक डिप्लॉइड प्लांट है, कुछ कंडीशन नहीं दी है आपको, यहां पर न्यू सेलस की प्लॉइडी भी हम क्या मानेंगे? 2n। अगर न्यू सेलस की प्लॉइडी 2n है तो मेगास्पोर मदर सेल की हर सेल्स, मतलब न्यू सेलस की हर सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी? 2n। सो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या देखना है आपको? मेगास्पोर बनाना है। दैट मीन्स फ्रॉम डिप्लॉइड एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से आपको हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाना है। ठीक है, हैप्लॉइड मेगास्पोर हम बनाएंगे। यहां पर हम स्टार्ट कर देते हैं। एक एमएमसी हमने कंसिडर करी, मेगास्पोर मदर सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, 2n है इसकी प्लॉइडी। अब प्लॉइडी 2n है, सेल नंबर बढ़ाना है आपको, क्रोमोसोम नंबर आधा करना है। तो ऐसा डिवीजन मियोसिस, कौन सा मियोसिस होगा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट से यहां पर आपको मिलेंगी दो सेल्स, दैट इज डायाड ऑफ सेल्स। बेटा यहां पर टिश्यूज भी दिखाई गई हैं एनसीईआरटी में, अभी हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखेंगे। सो दो सेल्स हैं आपकी, दो सेल्स में से ये डायाड ऑफ सेल्स मिला आपको। अब ये डायाड में प्लॉइडी क्या हो गई? एन, हैप्लॉइड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मियोसिस 2। नेक्स्ट क्या आ गया? मियोसिस 2। आप देख सकते हो मियोसिस 1 को एक्चुअल में हम कौन सा डिवीजन बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोला रिडक्शनल डिवीजन? बिकॉज यहां क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है। मियोसिस सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, मतलब यहां क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होगा, सेल नंबर बढ़ेगा। अब ये सेल्स यहां पर
अरेंज हो जाती है लीनियर फॉर्म में, 1 2 3 4 इक्वल रहेंगी, हाँ, लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाती है। अब ये लीनियर फॉर्म है इसलिए हमने बोला टेट्राड है, 4 है तो टेट्राड है और लीनियरली अरेंज्ड हो गई। यहां पर अगर हम बात करें माइक्रोपाइल और चलाजल एंड की, ठीक है, तो एनसीईआरटी के डायग्राम में मैं आपको दिखा दूं, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर दिखा रहा है, चलाइजल एंड नीचे शो कर रहा है। तो इधर हम ऐसे लेबल कर सकते हैं एम और इधर सी, ये माइक्रोपाइलर और ये सी। यहां पर अब क्या होगा, पोलन फॉर्मेशन में आपने देखा था कि एक पोलन मदर सेल से एक मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे थे, चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड सरवाइव कर जाते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक सरवाइव करता है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कुछ बुक्स बताती हैं चलाजल सर्वाइव्स, कुछ बुक्स बताती है माइक्रोपाइलर इज फंक्शनल, एनसीईआरटी कुछ नहीं बताती है। तो आप सिर्फ ये याद रखें कि इसमें से 3 मेगास्पोर degenerates and 1 survive। ठीक है, अब ये जो सरवाइव किया इसे हमने बोला फंक्शनल मेगास्पोर। दिस इज व्हाट फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये प्रोसेस हो गई मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनाना था आपको, पर क्या अभी एम्ब्रियो सैक बना है? नहीं, ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे करता है देखें जरा। फंक्शनल मेगास्पोर है, प्लॉइडी है एन। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में प्लॉइडी तो बदल ही नहीं सकते हम, तो पहली बार माइटोसिस हो गया। अब ये माइटोसिस कैसा है याद रखना, ये माइटोसिस है स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब समझते हैं, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में देखेंगे ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब इन्होंने सोचा कि मुझे कंपनी चाहिए, तो अब कंपनी चाहिए तो एक बार और डिवाइड कर लिया, सेकेंड माइटोसिस डिवीजन, सेकेंड माइटोसिस डिवीजन हो गया। अब ये भी कैसा है, फ्री न्यूक्लियर, तो ये बन गया 2, ये बन गए 2, तो 2 से 4। अब इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं ना, अपना ग्रुप बढ़ा लेते हैं, तो एक बार और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये भी कैसे हो गए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और यहां पर अब बन गए 4 से 8। पर ज्यादा चालू हो गई, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, फिर लड़ाई झगड़े चालू हो गए, फिर दोनों पोल्स की तरफ से, एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चलाजल से, एक एक आपके न्यूक्लियाई को अंदर भेज दिया गया। तो ये अभी तक तो देखो क्या चल रहा था बेटा, ये फ्री न्यूक्लियर, ये भी कैसा था, फ्री न्यूक्लियर, इधर भी फ्री न्यूक्लियर। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन मिली। अब होता है साइटोकाइनेसिस एंड देन रीअरेंजमेंट। देखो, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, एक साथ अब यहां पर बनेगा आपका एम्ब्रियो सैक, जिसमें 3 सेल्स, सेल वॉल्स आर लेड डाउन, पर बनी, इधर 2, ये कुछ ऐसी, ये कुछ ऐसी,
बीच में एग अपैरेटस, बीच में एग सेल। ठीक है, अब बीच सेंटर में अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसे दो न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इनकी लेबलिंग देख लेते हैं। न्यूक्लियस काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट। सेल देखो, 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही है। अरे ये पूरी बड़ी भी तो काउंट करेंगे। सो 7 सेल्ड, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आपको यहां दिख रही है। ये है सबसे कॉमन प्रकार इसका, एम्ब्रियो सैक। तो यहां पर देखो, ये जो 3 ऊपर दिख रही हैं, दीज आर एंटीपोडल्स। क्या है बेटा? एंटीपोडल्स। बीच में बड़ी सी सेल आपको दिख रही है, दिस इज सेंट्रल सेल। ये 2 है पोलर न्यूक्लियाई। ये है आपका एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में कितनी सेल्स है? 3। एग अपैरेटस में क्या है? 3 सेल्स। तो अगर कोई पूछे कि बताओ एग अपैरेटस में कौन सी सेल्स है, तो हम बता सकते हैं एग अपैरेटस कंटेन 2 synergids and 1 फीमेल गैमीट, या फिर 1 एग सेल। आई बात समझ में? तो ये जो हमने फॉर्मेशन देखा, ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन है। सिनर्जिड्स के पास है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या करेंगे? अभी फंक्शन देखेंगे। तो अब ये एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। एम्ब्रियो सैक कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के आसपास कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा। कितने न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनके आसपास सेल वॉल बनी है? तो 6। एनसीईआरटी की लाइन है, अभी हम मार्क करेंगे पोलर न्यूक्लियाई की पोजीशन। एग अपैरेटस के रिस्पेक्ट में पोलर न्यूक्लियाई ऊपर है कि नीचे है? बच्चे बोलेंगे मैम ये एग अपैरेटस है, इससे ऊपर है, तो पोलर न्यूक्लियाई इज अबाउ द एग अपैरेटस। नहीं, गलत। एनसीईआरटी लिखती है पोलर न्यूक्लियाई इज सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस। किसके कंपैरिजन में आप देखोगे? एनाट्रोपस ओव्यूल के कंपैरिजन में। तो ये लाइन एनसीईआरटी बोलती है। इसकी प्लॉइडी क्या बोलेंगे? N+N। एंटीपोडल्स बेचारी हैप्लॉइड, बाकी एग अपैरेटस भी सब कुछ हैप्लॉइड। तो ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड है, इसलिए हम एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी भी क्या बताते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, तो क्या देखा बेटा हमने यहां पर? पीछे चलें थोड़ा सा, तो क्या देखा हमने बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस में एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल थी। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, अब ऐसी डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल तो बहुत सारी है न्यू सेल्स में, पर कौन सी मेगास्पोर मदर सेल? जो माइक्रोपाइलर एंड पे लोकेटेड है। अब वो मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के क्या बनाएगी? मेगास्पोर। नाउ ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसका साइज कैसा होगा? ये लार्ज साइज है। अब ये डिवाइड करेगी तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और एनसीईआरटी बोलती है रिगार्डिंग द डेंस साइटोप्लाज्म। इसके बाद जब मियोटिक डिवीजन हुआ, तो इस मेगास्पोर मदर सेल की हमने बात करी। मेगास्पोर मदर सेल ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद 2 क्या दे दिए हमें? डायाड मेगास्पोर। फिर मियोसिस 2 हो गया। मियोसिस 2 के बाद क्या मिले आपको? टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। कैसा अरेंज्ड है? लीनियर। अब ये 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो गए और एक फंक्शनल बचा। ये जो मेगास्पोर बना है, एक है। अब ये एक मेगास्पोर ने देखो एम्ब्रियो सैक बनाया, मतलब सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से अगर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है,
तो इसे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर ये पूरा एम्ब्रियो सैक बना दे, सिंगल मेगास्पोर पूरा एम्ब्रियो सैक बना देती है, तो इसे बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बेचारे 3 तो डिजेनरेट हो गए। तो अब यहां सिंगल की बात करी हमने, तो सिंगल मेगास्पोर क्या बना रहा है? एम्ब्रियो सैक। तो अगर सिंगल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बना, कौन सा देख रहे हैं हम यहाँ? कॉमनली 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। और अगर ऐसा मेगास्पोर जो एक ही मेगास्पोर होकर पूरा एम्ब्रियो सैक बना दे, इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रखना, एनसीईआरटी में मार्क कराऊंगी ये लाइन में। ठीक, आगे बढ़े। अब ये जितना कंटेंट हम देख चुके हैं, इसे अब एनसीईआरटी पढ़ ले बहुत ध्यान से। देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट a single megaspore mother cell in the micropylar region। देखा हमने कौन से रीजन में डिफरेंशिएशन हो रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पे। देखो यहां पर मेगास्पोर मदर सेल, पहला मियोटिक डिवीजन, तो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट मतलब डायाड बन गया। अब इसके बाद आपका मियोसिस सेकेंड हुआ, टेट्राड बन गया। अब इसमें से 3 डिजेनरेट हो गए और एक फंक्शनल बचा। फिर इसके बाद कहानी बनी, प्री न्यूक्लियर डिविजन हो रहे हैं। प्री न्यूक्लियर डिविजन के बाद आफ्टर द थर्ड डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन, क्या बना यहाँ पर? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस से क्या बनेगा? एक फीमेल गैमीट। हाँ, इन 8 न्यूक्लियस में से एक फीमेल गैमीट है ना। फिर कितने माइटोटिक डिवीजन लगते हैं? तो एक मेगास्पोर से फीमेल गैमीट बनने के लिए कितने? 3 माइटोसिस, 3 माइटोटिक डिवीजन लग रहे हैं। तो इसको कंबाइन कर लें तो एक मेगास्पोर मदर सेल, एक मियोसिस, 3 माइटोसिस से क्या बनाएगा? एक एम्ब्रियो सैक। वहीं पर अगर हम देखें मेल में, तो एक पोलन मदर सेल ने एक मियोसिस और 2 माइटोसिस से 2 गैमीट्स बनाए थे, मेल गैमीट्स बनाए थे। ठीक है ना। इसके बाद ये देख लिया था हमने, ये पूरा स्ट्रक्चर पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेंट्रल सेल है, एंटीपोडल्स, फिलीफॉर्म्स, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स को बेटा हम हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेल्स भी बोलते हैं। यहां पर देखें, न्यू सेल्स के माइक्रोपाइलर रीजन में डिफरेंशिएट हो जाती है कौन? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है कैसी बेटा? लार्ज सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है। एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। यहां पर बताएं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधा करना है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद रिस्टोर किया जा सके। Meiosis results in the production of 4 megaspores। अब फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कैसे बना? इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। बोल दिया है मेजॉरिटी में, सब में नहीं होता है, एक फंक्शनल है, while the other 3 degenerates। Only the functional megaspore develop into female gametophyte, embryo sac। This method of embryo sac formation from single megaspore is termed as monosporic development। ठीक है। तो एक से अगर पूरा एम्ब्रियो सैक बन रहा है, 3 तो डिजेनरेट हो गए थे, इस मेथड को क्या बोला है हमने? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यू सेलस। नॉर्मली हमने डिप्लॉइड लिया है तो न्यू सेलस भी 2n हो जाएगा, एमएमसी 2n हो जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर क्योंकि मियोसिस के बाद बना, और फीमेल गैमेटोफाइट भी n। याद रखना, इस बार नीट में आया है
फ्लॉइडी पे बेस्ड क्वेश्चंस। अगला चले, अब देखो डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो, नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। देख लिया हमने, 3 माइटोसिस हो रहे हैं टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल्स। पहली बार में अपोजिट पोल्स पे गए, फिर उसके बाद 2 न्यूक्लियर कंडीशन एम्ब्रियो सैक बना और 2 सीक्वेंशियल डिवीजन हुए, मतलब टोटल कितने माइटोसिस हुए हैं? 3 माइटोसिस। लास्ट में कितना न्यूक्लियस बन चुके हैं? 8 न्यूक्लियर स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक। It is of the interest to note these mitotic division are strictly, लिखा है शब्द हमने, फ्री न्यूक्लियर, that is karyokinesis not followed by cytokinesis. Now, after 8 nucleate stage, जब 8 nucleate stage बन चुका है, cell walls are laid down, बन गए, leading to the organization of the typical female gametophyte या embryo sac. तो ये कंडीशन हो गई पूरी। इसके बाद ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स। हाँ, देख ही रहे हम जब से। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। देखो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड, देखो ये लाइन बताई थी, बिलो द एग अपैरेटस। बिलो याद रखना, एनाट्रोपस के कंपैरिजन में बोला है। There is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together. माइक्रोपाइलर एंड में मिलने वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड्स में जो मिलता है दैट इज एग अपैरेटस। एग अपैरेटस, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की ही तो एमएमसी ने फैसला किया था कि हाँ मैं मेगास्पोर बनाऊंगी, तो यहाँ पर एग अपैरेटस बोला गया इसे। ये रीजन है माइक्रोपाइलर। Egg apparatus consists of 2 synergids, 1 egg cell. The synergids have special cellular thicknings, जिसे हमने बोला filiform apparatus। क्या करती है? सुनो, which play important role in guiding the pollen tubes into the synergids। अब pollen tube जब आएगा तो उसे एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे डाइवर्शंस मिले कि कहाँ जाऊं मैं, इतने सारे फीमेल न्यूक्लियाई सिचुएटेड है। फिर उसने सोचा कि इधर उधर जाने से बेहतर है कि जो हमें गाइड कर रहा है उसी के रास्ते पे जाए। तो गाइड करने वाला कौन था? फिलिफॉर्म अपैरेटस। 3 सेल्स आर एट द एंड ऑफ द चलाइजल। चलाइजल एंड पे जो मौजूद है दैट इज एंटीपोडल्स। लार्ज सेंट्रल सेल has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate, 7 cell. सही बात समझ में? ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू में हम देख लेंगे, बिकॉज मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा जब आप मेल पार्ट पढ़ चुके हैं, फीमेल पार्ट पढ़ चुके हैं, गैमीट कैसे बन रहा है ये देख चुके हैं, तो एक कंपैरिजन देख सकते हैं। कंपैरिजन तो देख ही सकते हैं ना मेल और फीमेल पार्ट्स में। देखो फीमेल पार्ट, देन मेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट देख लिया और फीमेल पार्ट। ठीक, मेल पार्ट वर्सेस फीमेल। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे बोलना है मेगा स्पोरोफिल, ये ऐसे शब्द आपको समरी में मिलेंगे क्योंकि ये फिल रिलेटेड शब्द हम जिम्नो से कोरिलेट करते हैं। मेगास्पोरोफिल, यहां पर आपको मिलेगा माइक्रोस्पोरोफिल।
इधर है कार्पल, कार्पल के सामने लिखेंगे स्टेमेन। तो इनके जो वर्ल्स है वो देख ले। फीमेल पार्ट का वर्ल क्या है देखो, गाइनोशियम, और इधर हो जाएगा एंड्रोशियम। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें कि इसका ऐसा पार्ट जहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, है ना, सो इधर हम कंसिडर कर ले ओवरी, तो इधर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसके अंदर होगा, एंथर में। यहां पर ओवेरियन लोक्यूल्स है, चेम्बर्स है, यहां पर है पोलन सैक, यहां टिश्यू थी आपकी न्यूसेलस, और इधर थी आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर फीमेल गैमीट बना, यहां पर एग सेल बने, यहां पर पोलन ग्रेन और मेल गैमीट्स। सो ये कंपैरिजन हो गया हमारा फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट से रिलेटेड। एक टर्म हम देख ले ओव्यूल के लिए। ओव्यूल क्या एम्ब्रियो सैक के आसपास अगर हम इंटेग्यूमेंट्स ले आए तो ओव्यूल बन जाता है? हाँ, इसीलिए ओव्यूल को इंटेग्यूमेंटेड फीमेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं। फीमेल गेमिटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक हो गया ना, तो ओव्यूल क्या है, इंटेग्यूमेंटेड फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, सो ये देख लिया हमने मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पेल हो गया, उधर स्टेमेन हो गया, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ओवरी, एंथर, ओवेरियन लॉक्यूल्स, पोलन सैक, न्यूसेलस, स्पोरोजिनस टिश्यूज, देन एग सेल, पोलन ग्रेन। डन, आगे बढ़े। नाउ अब आपने गैमीट्स बना लिए, पार्ट्स देख लिए, मेल फीमेल पार्ट, गैमीट्स बना लिए। अब गैमीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो गैमीट ट्रांसफर मैकेनिज्म इज पॉलिनेशन। तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन हम पॉलिनेशन का देखें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिफिकली एजेंट वाइज पॉलिनेशन देखेंगे, है ना। सो यहाँ पर पॉलिनेशन की बारी आई। देखो, अब अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन में गैमीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म है। क्या होगा इससे, गैमीट ट्रांसफर। अब पॉलिनेशन हो रहा है क्यों, बिकॉज गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। यहाँ एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, और गैमीट्स बेचारे कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, इसीलिए पॉलिनेशन की जरूरत है। गैमीट्स को आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। मेल गैमीट को ट्रांसफर करोगे फीमेल तक, फीमेल को मत ट्रांसफर करना, बिकॉज आपका जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो फीमेल पार्ट पे ही बनता है। नाउ अब ये पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन में अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं हम। एक होगा हमारा ऑटोगेमी, एक होगा जिटनोगेमी, अगला होगा जेनोगेमी। अब बताओ कि ये तीनों जो डिफरेंशिएशन किया है इसका आधार क्या है, किस आधार पे आपने बोल दिया ये तीन प्रकार? तो ये तीन प्रकार हमने बोले बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पोलन। पोलन कहां से आया है, इसके आधार पे हमने बोल दिए तीन प्रकार है। जाओ अब देखो, एक डायग्राम से, सिंपल डायग्राम से बता रही हूं मैं। ऑटोगेमी अगर हम देखें, ऑटोगेमी में क्या होगा,
एक फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर से निकला पोलन और इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आया। इसका मतलब ये फूल हमारा बाइसेक्सुअल था, तभी ये पॉसिबल हो सका है। तो इसी फ्लावर के एंथर से निकल के इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे, तो इसे बोला जाता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि बाइसेक्सुअल होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हम देखें जिटनोगैमी, सेकेंड वन इज जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में देखो, अब इसमें मान लो मेल फ्लावर है, ऊपर नीचे फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। अब यहां पर पोलन सेम प्लांट के एक फ्लावर से सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरे। समझ में आ रही बात? सेम प्लांट के, पौधा एक ही है ना, अब इसी पौधे में फूल अलग अलग हो गए। ऑटोगैमी में फूल भी एक ही था, पर यहाँ पर फ्लावर्स अलग अलग हो गए हैं। पर क्या इनका जेनेटिक्स अलग होगा? नहीं, मेन पेरेंट प्लांट तो एक ही है, जेनेटिक्स अलग नहीं है। पर क्या यहाँ पर पॉलिनेटर लगेगा? बिल्कुल। सो पॉलिनेटर या पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड यहाँ पर लगेगा। अब अगर हम बात करें एक ऐसी कंडीशन जो डिफरेंट प्लांट में गैमीट ट्रांसफर करे, ये दो पौधे हैं, ये था हमारा मेल, ये था फीमेल, या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। ये है मेल, ये है फीमेल। अब देखो पौधा ही बदल गया है, यहां से इधर गया। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि जेनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन है? हाँ है, क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज पे मत ले जाना, कंपैटिबल नहीं होगा। यहाँ पर जिटनोगेमी के लिए एक फीचर दिख रहा है आपको कि जेनेटिक्स इसका सेम है दोनों फूलों का। तो जेनेटिकली ये किसके जैसा है? ऑटोगैमी जैसा, क्योंकि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है। पर क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, इट इज फंक्शनली सिमिलर टू जिनोगैमी। ये लाइन में मार्क कराती हूं अभी आपको, ठीक है। सो लेट्स रीड एनसीईआरटी। पॉलिनेशन में क्या हुआ? द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में हमने देख लिया था, ठीक। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, देखो दोनों ही गैमीट्स नॉन मोटाइल है, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों ही गैमीट्स नॉन मोटाइल है, इसीलिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेशन लग रहा है। Pollination is mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grain shed from the anther to the stigma of a pistil termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array मतलब pattern, तरीका of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. क्या क्या agents है वो हम देखेंगे। Kinds of pollination इस पे निर्भर करता है, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पोलन। ऑटोगैमी में देखें, पॉलिनेशन इन विच एक ही फूल में कहानी हो रही है, विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन, खुला हुआ फूल है, एक्सपोज रखता है एंथर और स्टिग्मा पे, क्या बोल सकते हो कि सिर्फ ऑटोगैमी होगा? नहीं, उसके पास पूरे चांसेस है क्रॉस पॉलिनेशन के भी। तो ऑटोगैमी इन अ कंप्लीट ओपन्ड फ्लावर इज रेदर रेयर। दूसरे भी संभावनाएं हैं कि क्रॉस हो सकता है, बट नहीं, हम तो ऑटोगैमी कराएंगे। तो क्या चाहिए? ऑटोगैमी सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनाइज, तो भैया तुम्हारे बीच में तालमेल अच्छा रखो, मेल और फीमेल पार्ट सेम समय पर मैच्योर होना चाहिए। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन। एंथर एंड स्टिग्मा दूर होना चाहिए, अरे दूर होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर।
कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे ऑक्सैलिस, वायोला, कोमेलिना, इनमें कुछ फूल ऐसे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो खुल जाते हैं। जो फूल बंद है, खुला ही नहीं, तो उसमें तो हमेशा एक ही संभावना है, किसकी? ऑटोगैमी की। बाहर की दुनिया देखी ही नहीं उसने, ऑटोगैमी होगी। अब ऐसे फ्लावर्स जो खुलते हैं, देखो यहां पर हम देखें इनके दोनों के मतलब, क्लिस्टो और चैज्मो। चैज्मो क्या है? विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ नॉर्मल स्पीशीज, ये एक्सपोज्ड रहते हैं, एंथर और स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस में क्या है? जो कभी नहीं खिलते, डू नॉट ओपन। In such flowers, the anther and stigma lie close to each other. When anthers dehiscence in flower bud, pollen grain come in contact with stigma. तो हम ये लाइन बोल सकते हैं कि बिना कंडीशन के कोई चारा ही नहीं है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर विल बी इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, क्यों? खुलता ही नहीं है ना। जब फूल खिला ही नहीं, बाहर की दुनिया नहीं देखी, तो उसके पास जो मेल और फीमेल है वही रिप्रोड्यूस करेंगे। नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कोई दूसरा पोलन लैंड नहीं कर सकता। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि श्योरिटी है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो फिक्स है ही, होना ही है। डू यू थिंक क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस? देखो एडवांटेजियस कब है? अगर हम बोलें कि पेरेंट प्लांट जैसे ही हमें प्लांट चाहिए तो एडवांटेजेस है। अगर हम बोलें कि कोई जेनेटिक वेरिएशन चाहिए तो नहीं होगा। यहाँ लगातार लगातार सेल्फिंग 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 से एक प्रॉब्लम आ जाती है जो हम डिस्कस करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्वालिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। नेक्स्ट पे चले, जिटनोगैमी। बेटा जिटनो क्या है? देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। पौधा एक ही है, फूल अलग अलग हो गए हैं। ऑल्दो जिटनोगैमी फंक्शनली, देखो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट है, जेनेटिकली सिमिलर है किसके जैसा? ऑटोगैमी जैसा। जीनोगैमी की बात करें अगर हम, तो जीनोगैमी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। देखो यहाँ फ्लावर्स दिए हैं, पिक्चर्स याद रखना, इस बार भी नीट में डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत आए हैं। क्लिस्टो मतलब बंद है, टेज्मो मतलब खिले हुए फूल है, ठीक है। सो जीनोगैमी में ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of a different plant. This is only type of pollination जिसमें हम जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन्स को स्टिग्मा पे ला सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा पॉलिनेशन जिसमें ट्रू टू टाइप ऑफ प्लांट्स, मतलब जैसा पेरेंट प्लांट है बिल्कुल वैसे ही बनेगा, तो है ऑटोगैमी। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलेगी, अच्छी सुपीरियर स्पीशीज मिल सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। ऐसा पॉलिनेशन जो इंटरमीडिएट है, मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स रखता है, जीनोगैमी जैसा भी है फंक्शनली और ऑटो जैसा भी है जेनेटिकली, तो जिटनोगैमी। ऐसा पॉलिनेशन जिसके अंदर एकमात्र वही है जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज के पोलन को, कंपैटिबल स्पीशीज के पोलन को लैंड करवा सकता है। जिटनो में तो एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, ऑटो में एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है। तो ऐसा पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ऑन दी स्टिग्मा इज जीनोगैमी। अब ये पॉलिनेशन हो गया, इसके बाद हम चलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।